नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में। दोस्तों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट से हमारा लेट्स स्टडी इंडिया का जो परिवार है, आप सभी के इस परिवार में 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। और इसी खुशी में हम लोग जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस अब नए सेशन से स्टार्ट होने वाली हैं, इसके लिए हमने अपने पुराने अथर 1.0 बैच की भरपूर सफलता के बाद बच्चों का अच्छा खासा उसमें रिस्पॉन्स हमें मिला। तो इसके बाद आज जब हमारे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट हो गए और बीएससी का नया सेशन आज स्टार्ट होने वाला है, तो इस फर्स्ट सेमेस्टर में हमने अथर 1.0 जो बैच था हमारा, उसको मॉडिफाइड और अपडेट कर दिया है, जिसे हम लोग अथर 2.0 बैच के नाम से अब लॉन्च करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब बीएससी के नए सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर मैं और जय सर आपको पढ़ाने वाले हैं। इसमें आपको बीएससी के जितने भी पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, हमारा जो मैथमेटिक्स का सिलेबस डिवाइड होगा, उसी सिलेबस के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक होने वाला है, ये सभी यूनिवर्सिटीज को कवर करने वाला है। तो आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, आप एक बार सिलेबस मैच कराएंगे और जितने भी सिलेबस आपको यहाँ बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई कराई जाएगी। तो मैं और जय सर आपको साथ में मिलकर दो मैथमेटिक्स के मेंटोर आपको क्या करेंगे, सिलेबस की पूरी जानकारी देंगे और बारी बारी से जितने भी वीडियोस होंगे सब कवर कराए जाएंगे। हम दो लोगों ने ये बात इसलिए डिसाइड की है साथ में पढ़ाने का, क्योंकि बच्चों को हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोर्सेज कवर करा दिए जाएं, ताकि आपको एग्जामिनेशन से पहले मॉडल पेपर, नोट्स और जो भी पीडीएफ फॉर्मेट में जितने भी क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, गेस्ट पेपर्स मिलते हैं कि हाँ जो क्वेश्चंस कौन से प्रोबेबल होते हैं, मोस्ट प्रोबेबल होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका आइडिया आपको लग जाए। ठीक है, तो अथर 2.0 के इस बैच की जो फीस होने वाली है, ये पेड बैच होने वाले हैं। इस अथर 2.0 बैच के जो फीचर्स हैं, वो तो फीचर्स तो कई हैं, ढेर सारे फीचर्स। जब आप एक बार बैच ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे इस बैच के कई फीचर्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ सिलेक्टेड फीचर्स के बारे में बात करूं आपसे, तो चैप्टर वाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, हर एक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको इसी फॉर्मेट में बताए जाएंगे। दूसरा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कौन से पीवाईक्यूज, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो पीवाईक्यूज पर अच्छा काम करती हैं, वो बार बार एक ही तरीके के क्वेश्चंस को रिपीट करते चले जाते हैं, तो आपको गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम करते हैं। ई बुक नोट्स, मॉडल पेपर्स, वीडियो लेक्चर्स, लाइव डाउट सेशंस जो होते हैं, उसके बाद वन शॉट वीडियो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो काफ़ी लेट अगर बैचेस को ज्वाइन करते हैं, तो क्या करते हैं कि कुछ अगर सिलेबस आपका पीछे छूटा हुआ है और या एग्जाम से कुछ दिन पहले जो तैयारी करना, कुछ बच्चे होते हैं जो एग्जाम के 2-3 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए वीडियोस वन शॉट बनाए जाते हैं, जिसके लिए फायदा ये होता है कि आप सारे टॉपिक को वन शॉट वीडियो में कवर कर सकते हैं। टेलीफोनिक मेंटरशिप फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी ये सुविधाएं रखते हैं कि हम डायरेक्टली उनसे कॉल पे बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को डील करते हैं। ठीक है, हमारे इस बैच की जो फीस होने वाली है बीएससी मैथमेटिक्स, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस और डिटेल सिलेबस के साथ पूरा कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। उस पूरे कोर्स की फीस 2699 रखी गई है। 2699 रुपए जो फीस रखी गई है, ये आप किसी भी ऑफलाइन कोर्सेज को अगर ज्वाइन करेंगे या किसी भी ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, तो ऑफलाइन कोचिंग में 1 या 2 महीने की फीस भी नहीं है। आपको इतनी ही फीस में पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का पूरा सिलेबस, पूरे 6 महीने का जो सेमेस्टर होता है वो पूरा कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा लेट्स स्टडी इंडिया ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करिए। इसमें आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप डाउनलोड करने के बाद अब जो 2699 रुपए की फीस आपको दी गई है, ये भी फीस अगर आपको ज्यादा लग रही है तो इस पर आप अपने मनचाहे तरीके से डिस्काउंट पा सकते हैं। आप टीचर्स कोड यूज कर सकते हैं, कूपन कोड यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको डिटेल जो होगा वो आपको डिस्काउंट यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टडी इंडिया का ये परिवार जो है, या इसके हेल्प या इसका जो भी बेनिफिट आप उठाना चाहेंगे, वो बेनिफिट आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठा सकते हैं। जैसे हमारा जो फेसबुक अकाउंट है वो लेट्स स्टडी इंडिया के नाम से, हमारा जो इंस्टाग्राम है वो इंस्टाग्राम भी लेट्स स्टडी इंडिया के नाम से है। जो हमारा टेलीग्राम अकाउंट है वो टेलीग्राम अकाउंट, जिसमें हम लोग को पीडीएफ, जितने भी नोट्स वगैरह होते हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, हम लोग टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। अपना ट्विटर हैंडल भी है और लेट्स स्टडी इंडिया का जो चैनल है, जिसमें हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर अब कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी अवेलेबल है। आप इन सभी माध्यम से लेट्स स्टडी इंडिया का पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में जैसे भी हमें दिया गया, बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए जो होने वाला है वो होने वाला है डिफरेंशियल कैलकुलस, और पार्ट बी होने वाला है इंटीग्रल कैलकुलस। तो पार्ट ए आपको पढ़ाने वाले हैं जय सर, और पार्ट बी यानी कि मैं प्रवीण आपको पढ़ाने वाला हूं। तो मैं जय सर को इनवाइट करूंगा ताकि वो आए और डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में आपको कुछ चीजें बताएं। जय सर प्लीज। थैंक यू प्रवीण सर। जय हिंद बच्चों।
यहाँ बीएससी फर्स्ट सेम में जब आप इंटर पास आउट होकर एडमिशन लेते हो तो आपको 2 टॉपिक दिखेंगे। 2 क्या, ये बेसिकली 3 टॉपिक होते हैं। इसमें 75 नंबर के मार्क्स के आपके ये थ्योरी वाला पेपर होता है और 25 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होते हैं। थ्योरी में आपके 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट आप डिफरेंशियल कैलकुलस एंड सेकंड इंटीग्रल कैलकुलस। यहाँ पे जो भी आप पोर्शन देख रहे हो ये डिफरेंशियल कैलकुलस वाला, इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ एंड इंटीग्रल प्रवीण सर आपको पढ़ाएंगे। देखो सबसे पहले अगर आप डिफरेंशियल में बात करो, सबसे पहले अगर आप डिफरेंशियल में आओगे तो एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ना होगा, है ना, आपके इंडियन जो मैथमेटिशियन हैं इनके बारे में, है ना। यहाँ से ये वाला जो पूरा टॉपिक है ये इंडियन मैथमेटिशियन है। आप कोई भी बुक ले लो, है ना, कोई भी बुक परचेज करो या हमारे प्लेटफॉर्म पे हम आपको यूनिट वाइज जो पीडीएफ जो पीपीटी प्रोवाइड करेंगे या जो ई बुक प्रोवाइड करेंगे उसमें इसके बारे में आपको डिटेल, है ना, पूरी थ्योरेटिकल ये टॉपिक होती है, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, जब आप आओगे यहाँ पे, जब आप नीचे आओगे तो मेन आपका जो सिलेबस स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहला टॉपिक, है ना, जब जैसे आप इंटर में रहते हो तो इंटर में आपने क्या किया होगा, इंटर में आप देखे होंगे कि आप ज़्यादातर फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन अप्लाई करते हो, है ना। जैसे आप इंटीग्रल अप्लाई करते हो, आप डिफरेंशियल अप्लाई करते हो, आप लिमिट अप्लाई करते हो, ठीक है। कूची मेन वैल्यू थ्योरम आता था तो थोड़ा सा डर लगता था, है ना। उसके बाद मैट्रिक्स सिंपल आते थे तो लग जाते थे। उसके बाद जैसे ही आप थ्योरम पे जाते थे थोड़ा सा डर लगता था, वो पोर्शन हम साइड कर लेते थे कि यार ये थ्योरम वाला पोर्शन आ गया, ये कैसे हो गया, है ना। लेकिन अब क्या करना है, अब जैसे ही आप बीएससी में एंट्री लेते हो आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मिलते हैं जो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पे होते हैं, है ना। आपको उसमें थ्योरी भी पढ़नी है, न्यूमेरिकल्स भी लगाने हैं, और जैसे जैसे आप सिलेबस को कवर करते जाओगे वैसे वैसे आपके थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा होते जाएंगे, न्यूमेरिकल में आप कम आते जाओगे। अब जैसे यहाँ पे, है ना, ये जो फर्स्ट पोर्शन आपको दिख रहा है, डेफिनेशन ऑफ ए सीक्वेंस, सिंपल, है ना। यहाँ पे सीक्वेंस की प्रॉपर डेफिनेशन और सीक्वेंस पे जितने भी टर्म आएंगे, है ना, उसकी एक्सरसाइज, उस पे क्वेश्चन और उस पे बहुत सारे थ्योरम दिखेंगे। यहाँ पे आप देखोगे पहला ही टॉपिक स्टार्ट हो गया थ्योरम से, थ्योरम ऑन लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस। सीक्वेंस बेसिकली अगर छोटा सा डेफिनेशन में यहाँ पे बता जाऊँ तो सीक्वेंस क्या होता है, आपने इंटर में भी सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी होगी, सिंपल नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक कोई मैपिंग। अब मैपिंग वर्डिंग यार सुनने में बड़ा ना टिपिकल लगा होगा, है ना। वहाँ पे आप इसी वर्डिंग को फंक्शन के नाम से या मैप के नाम से सुनते होगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैपिंग वर्डिंग यूज होगा ये फंक्शन की जगह यूज हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, वहाँ पे फंक्शन, डोमेन, रेंज, को डोमेन, है ना, ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन हो गए। और उसके बाद जब इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा, 1 ऑन टू, ये सब, इन सब से थोड़ा डर लगता था। हम लोग इंटर में इस टॉपिक को सोचते थे यार जल्दी से ये टॉपिक ख़त्म हो जाए, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आपने जो भी इंटर में पूरा डिटेल, है ना, फंक्शन पढ़ा है, आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल की बुक में पढ़ते होगे, पूरा डिटेल में फंक्शन होगा, जितने टाइप का होगा, है ना, 1 ऑन टू मैपिंग कैसे क्रिएट हो जाती है ना, उस पूरी मैपिंग का यहाँ पे डिटेल यूज होगा। तो आप ये मत सोचो कि यहाँ पे हम लोग केवल बीएससी के सिलेबस को कवर कर लेंगे, जो टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट किया उसको कवर कर लिया, ऐसा नहीं होने वाला है। आपके जो भी टॉपिक बीएससी में है उससे कोरिलेट करके, है ना, आप 12th में जो भी टॉपिक पढ़ के आए हो उसमें जो भी कन्फ्यूजन होगी वो कन्फ्यूजन इसी टॉपिक के साथ साथ इसमें जो भी प्रीवियस आपके 12th के जो भी टॉपिक इन्वॉल्व होंगे वो टॉपिक पहले क्लियर किए जाएंगे, चाहे प्रवीण से पढ़ाएं चाहे मैं पढ़ाऊँ, है ना। उसके बाद आपको बीएससी पे ला करके पूरा डिटेल एनालिसिस करके दिया जाएगा। उसके बाद कूची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, कूची कन्वर्जेंस थ्योरम, है ना, कूची सीक्वेंस, लिमिट सुपीरियर इंफीरियर ऑफ ए सीक्वेंस, उसके बाद सब सीक्वेंस। अच्छा, ये सब वर्डिंग क्यों यूज होती है, अब ये तो सिलेबस डिस्कशन है, एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में नहीं लेते हैं, बहुत शॉर्ट में ख़त्म करते हैं, है ना। सब वर्डिंग कहाँ होती है, जैसे आप सेट सबसेट, है ना, उसी का छोटा फॉर्म, है ना, छोटा वाला भाई उसका, ठीक है। तो उसी तरह सीक्वेंस सब सीक्वेंस, है ना, छोटा फॉर्म में डेफिनेशन सेम रखी होगी, सीक्वेंस से छोटे वाले फॉर्म में सब सीक्वेंस हो गया है। उसके बाद सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव टर्म, सिंपल है ना, समझ में आ रहा है, कोई की सीरीज बनी होगी
और नॉन नेगेटिव टर्म की होगी। अच्छा, दो वर्डिंग एक यूज होती है ना, कभी भी आप मैथ में पढ़ोगे तो नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव में क्या क्या आता है ना, नॉन नेगेटिव में आपका पॉजिटिव टर्म भी आ जाता है और विथ जीरो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, जीरो क्या होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो कभी भी अगर आपकी नॉन नेगेटिव वर्डिंग यूज हो रही है तो उसमें पॉजिटिव भी आ जाएगा और जीरो भी आ जाएगा। सिमिलर नॉन पॉजिटिव हो गया तो उसमें क्या आ जाएगा, नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं है ना, मतलब क्या है, जो निगेटिव है और क्या है, जो जीरो है, ठीक है। अगर इसी की तरह कहीं पे लिखा होता सिंपल, अगर ये मैं नॉन वर्डिंग नहीं लिखा रहता है ना, अगर निगेटिव लिखा रहता तो सिंपल उसका मतलब निगेटिव ही होता है ना, और उसमें जीरो इंक्लूड नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि निगेटिव तो जीरो होता नहीं है, तो जीरो इसमें इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव लिखा है कहीं पे भी, ये चीज़ मैंने इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी क्योंकि काफ़ी बार आप थ्योरम पढ़ोगे तो वहाँ पे ये वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा। कहीं पे आप ये नॉन निगेटिव वर्डिंग सुन के ये मत सोचना कि केवल पॉजिटिव है, नहीं, वो पॉजिटिव भी है और वो जीरो भी है। इसके बाद कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, बहुत सिंपल टॉपिक है, सबसे सिंपल टॉपिक है ये डिफरेंशियल, है ना। इसके बाद कंपैरिजन टेस्ट, कूची इंटीग्रल टेस्ट, रेशियो टेस्ट, ये क्या है, जब आप कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पढ़ोगे ना तो उस कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में बहुत सारे टेस्ट अप्लाई होते हैं जिस पे आप क्या करोगे, इनफाइनाइट सीरीज, ये जो बेसिकली ये जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना आप यहाँ पे, ये जो पढ़ोगे ये पूरा एक टॉपिक है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करके या जो छोटे छोटे जो टेस्ट आप अप्लाई करोगे उसको डिफाइन करके अलग अलग करके लिखा है। ये पूरा टॉपिक एक इनफाइनाइट सीरीज है। आप बुक में जैसे सर्च करोगे कि यार ये टॉपिक कहाँ लिखा है ना, तो चाहे आप कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस वर्डिंग सर्च कर लेना, चाहे उसमें इनफाइनाइट सीरीज के बाद ये टॉपिक आता है, पूरा टेस्ट एक एक टेस्ट करके दिया होगा। और सिलेबस में ये जो भी जितने भी टेस्ट दिए हैं यहाँ पे आप देखोगे, लॉगरिथमिक, है ना, डी मॉर्गन, बर्ट्रैंड टेट, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिंग सीरीज, ये स्टेप बाय स्टेप और भी टेस्ट होते हैं जो यहाँ पे नहीं लिखे हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। किस टेस्ट के बाद कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे क्या दिया होता है, एक इनफाइनाइट सीरीज दी रहेगी, उसमें क्या करेगा कि कौन से टेस्ट के बाद कौन सा टेस्ट अप्लाई करें। ये सिंपली क्वेश्चन आता है कि ये गिवन इनफाइनाइट सीरीज है, वो कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है, तो उसमें टेस्ट अप्लाई करके चेक करना रहता है कि उस पर कौन सा टेस्ट अप्लाई हो रहा है और वो कन्वर्जेंस हो रही है कि डाइवर्जेंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा सीरीज का ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्म है, तो वो किस टाइप के क्राइटेरिया में आता है। अब इतने सारे टेस्ट हैं, आप उस पर कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, तो उसकी बहुत सिंपल छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो हम आपको नोट्स के साथ प्रोवाइड करेंगे। आप बस वो ट्रिक लगाओगे, है ना, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, आप सीरीज देखते ही समझ जाओगे, है ना, कि अच्छा इस फॉर्म की सीरीज है तो इसमें ये टेस्ट अप्लाई होगा, इस फॉर्म की है तो इसमें ये टेस्ट अप्लाई होगा। इसके बाद लेबनिज थ्योरम, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, इससे एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, ये पूरा टॉपिक सबसे सिंपल है ना, और इससे एक क्वेश्चन लॉन्ग में या शॉर्ट में आना फिक्स रहता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हो, आप वीर बहादुर से हो, आप किसी भी, आप लखनऊ से बिलोंग करते हो, उधर की कोई यूनिवर्सिटी, आप झांसी से बिलोंग करते हो, इससे आप देखोगे एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सेकेंड यूनिट भी बहुत सिंपल है। जैसे आपने क्या किया होगा, आप 12th में थे, आपने लिमिट पढ़ा होगा, उस लिमिट को आप ये सोचो कि थोड़ा खींच के एक्सटेंड कर दिए हैं। अब उसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या क्या निकलेगा, है ना, और कितना बड़ा निकलेगा, वही है थोड़ा सा ये, ठीक है। क्या निकलेगा, लिमिट को जितना आप एक्सटेंड कर सकते हो। आपने क्या पढ़ा है, सिंगल वेरिएबल पे पढ़ा है, धीमे धीमे आप डबल वेरिएबल पे पढ़ोगे। लिमिट में आपने जितने फॉर्म पढ़े हैं उसमें होता था ना लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और उसके जो भी 7 फॉर्म बनते थे अनडिफाइंड वाले, वो भी एक्सटेंड करके यहाँ पे नीचे इनडिटर्मिनेट फॉर्म के साथ दे दिया गया है, ठीक है। तो सिंपल आपने लिमिट, है ना, और डेरिवेटिव जो पढ़ा है उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में यहाँ यूनिट में इतना बड़ा करके डरा के दिख दिया गया है, और छोटे छोटे 2 नाम लिख दिए गए हैं, ठीक है। आप अच्छा मैथ के सिलेबस में आप इन सब नाम से मत डरना, ये हैनी नाम आ जाएगा, है ना, कूची, झाड़ू, ये सब नाम आ जाएगा, है ना। कहीं आप देखोगे तो बोरेल का नाम दिख रहा है, कहीं आप देखोगे तो बेल्जोनो नाम दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से बहुत छोटे छोटे, डर बॉक्स, है ना, ये लगेगा किसी कंपनी का एडवर्टाइज चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो छोटे छोटे नाम दिखेंगे, डरने की जरूरत नहीं है यार, बहुत सिंपल है ना। नाम को क्या करना, कुछ ट्रिक करके, है ना, उसको याद कर लेना, ठीक है। छोटे छोटे ये थ्योरम्स हैं,
अच्छा यहाँ पे देखो लिमिट, कंटिन्यूटी आपने पढ़ा है, डिफेंसिबिलिटी पढ़ा है ना, डिफेंसिबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, ये टोटल 12th वाला है। आप चाहो तो किसी भी 12th की बुक को उठाओ, RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT जो भी आपके पास है, आप CBSE बोर्ड से थे, ICSE बोर्ड से थे, कोई भी बुक उठाओ, उससे ये पूरा टॉपिक रिवाइज कर लो, आधा टॉपिक वहीं से आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद कूची डेफिनेशन है ना, सिंपल है, ठीक है। और उसके बाद हैनी डेफिनेशन, सिंपल, मतलब ये डेफिनेशन का मतलब सिंपल रूल है ना, ये क्या होता है, कैसे अप्लाई होगा, बस खत्म है ना। उसने आधे से कम पेज में ये आपका खत्म हो जाएगा, ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इक्विवेलेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ कूची एंड हैनी, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, इस टॉपिक में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस टॉपिक को पढ़ाने में मुझे मुश्किल से 2 से 3 क्लास लगेंगे, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोरेल थ्योरम है ना, बाउंडेडनेस थ्योरम, उसके बाद बोल्जेनो थ्योरम। अच्छा एक चीज़ आप फिक्स कर लेना, जैसे क्या होता है, इंटर में पढ़े हम लोग बहुत न्यूमेरिकल लगाए, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में आए होते हैं, तो ट्रिक करके कुछ पता चल जाता है कि यार ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा है ना, ये दिया है। BSc में आप एक चीज़ फिक्स कर लेना, ठीक है, कि जितने आपको ये थ्योरम वाले नाम दिख रहे हैं, ये वाले है ना, बोरेल थ्योरम दिख रहा, बोल्जेनो थ्योरम दिख गया, हेनी थ्योरम दिख गया है ना, या किसी के भी नाम से डरबॉक्स थ्योरम दिख गया, जितना भी दिख रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना डरबॉक्स थ्योरम, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ना समझ में आए है ना, सपोज करो आपने पढ़ा सिलेबस यार बहुत टफ है, बहुत हार्ड लग रहा है, ठीक है, आप क्या करो, आप किसी यूनिट में 3-4 थ्योरम दिए हैं है ना, आप क्या करो वो थ्योरम याद कर लो, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर 4 थ्योरम दिए हैं तो एग्जाम में इसमें से 2 थ्योरम वो भी आपके लॉन्ग में आने फिक्स हैं, ठीक है। आप 100% श्योरिटी मानो, ठीक है, मेरे साइड से कि वो थ्योरम्स आपने पढ़ लिए, उस थ्योरम पे क्वेश्चन वोश्चन लगाने की कोई नीड नहीं है, बस थ्योरम से, थ्योरम भी हम आपको कैसे देंगे, उस थ्योरम का सबसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और एकदम शॉर्टेस्ट और इजीएस्ट फॉर्म में उस थ्योरम्स का प्रूफ, जैसे आपने थ्योरम पढ़ा होगा तो उसका प्रूफ भी होता है ना, बहुत सिंपल फॉर्म में वो यहाँ पे आपको मिलेगा। ये नहीं कि बुक वाला कि आप पढ़ रहे हो, रटे जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, रटना है ही नहीं, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके और इतना क्लियर वे में आपको एक्सप्लेनेशन लेगा कि आप क्लास में ही है ना, क्लास में ही आपको हर एक थ्योरम याद होता जाएगा, ठीक है। इसके बाद आओगे, देखो इसके बाद आओगे, ये तो है सेकंड। अब इसमें देखो जो मैं कह रहा था ना, लिमिट को एक्सटेंड करके खींच दिया गया है ना, वही है डेरिवेटिव और लिमिट को, यही चेन रूल है ना, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये आपने पढ़ा होगा ना, लिमिट में 7 अनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैथ में डिफाइन ही नहीं की गई हैं, कौन कौन सी ऐसी हैं, आप कहोगे कि सर ये 0 के पावर में 0 है ना, किसी भी नंबर के पावर में 0 लिख दो वो डिफाइन होता है, लेकिन आप 0 के पावर में 0 लिख दो ये डिफाइन होता है, नहीं डिफाइन होता है, मैथ में डिफाइन ही नहीं किया गया है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसी जो डिफाइन फॉर्म नहीं है वो क्या है, अनडिफाइन है ना, और जिसकी वैल्यू निकल सकती है वो डिटर्मिनेट नहीं निकल सकती है, इनडिटर्मिनेट, तो लिमिट में इनडिटर्मिनेट फॉर्म जिसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, लेकिन कुछ करके इधर उधर करके उसको इनडिटर्मिनेट को डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करते हैं। मैथ का एक हमेशा रूल याद रखना, मैथ में क्या होता है कि हमेशा अननोन चीज़ को आप नोन में कन्वर्ट करते हो है ना, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप BSc में हो तो मैथ की कम से कम आपको 50 to 60% मैथ तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो कुछ इस तरह से आनी चाहिए कि आप उसका यूज करना जान जाओ, ठीक है। क्या होता है कि आप BSc में आए, काफ़ी सारी चीज़ें अननोन है, तो आप उस अननोन फॉर्म को नोन में कन्वर्ट करोगे तब सॉल्व करोगे, ठीक है। और क्या होता है, किसी भी नंबर में अगर हम 0 को डिवाइड कर दें तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, ये भी अनडिटर्मिनेट होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी डिफाइन नहीं की गई है। इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में आओगे, ये बहुत ही सिंपल यूनिट है और आई थिंक ये पूरी यूनिट आपने 12th में भी पढ़ी हुई है। कौन कौन सा है, रोल वैल्यू थ्योरम, ठीक है, लैग्रेंज एंड कूची मीन वैल्यू थ्योरम। देखो थ्योरम का नाम फिर से आ गया, कुछ नहीं करना है यार, 3-4 थ्योरम है ना, एक यूनिट में पूरे थ्योरम उठाओ है ना, पढ़ो, जब पढ़ा रहा है कोई उसको समझो, ठीक है, 1-2 बार रिवाइज करो, वो पूरा थ्योरम याद हो जाएगा। डायरेक्ट स्टेट एंड प्रूफ है ना, कूची मीन वैल्यू थ्योरम, इस तरह करके आपको एग्जाम में वो थ्योरम, वो स्टेटमेंट दिखेगा है ना, मतलब स्टेट करना है, मतलब उसका स्टेटमेंट बताना है और प्रूफ बताना है, खत्म है ना। लॉन्ग आपका जितने भी मार्क्स होगा उतने मार्क्स आप पा गए, ठीक है। उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर टेलर्स आ जाएंगे, टेलर का नाम आ जाएगा, फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिज थ्योरम,
फिर मैक्लेरेन एंड टेलर सीरीज। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे हम कोई फॉर्मूला याद करते हैं ना, आपने भी फॉर्मूला याद किया होगा कि यार ई पावर एक्स क्या होता है, 1 + x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 x³ अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला याद किया है ना। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला कैसे निकला है ना, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आपने log 1 + x का फॉर्मूला याद किया है, आपने sin x cos x का फॉर्मूला याद किया है। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले आपने याद किए हैं। वो फॉर्मूले कैसे निकले, कैसे डिराइव हुए, वो चीज़ सीखोगे आप टेलर्स और मैक्लेरेन सीरीज से। उस फॉर्मूले को ही डिराइव करना आप सीखोगे। सोच लो कितनी अच्छी चीज़ है ना। आज तक हम लोग क्या करते थे, बस ये फॉर्मूला यार इसको याद कर लो, कैसे भी याद हो जाए। क्यों याद करना है, क्योंकि ये कहीं यूज हो रहा है। मैथ में ऐसा नहीं है, मैथ में एक एक चीज़ जो आ रही है, जितने फॉर्मूले है ना, जितने आइडेंटिटी बन रहे हैं, वो कहाँ से आए हैं, अगर ये पता चल जाए थोड़ा सिंपल हो जाएगा ना। हम सपोज करो कोई फॉर्मूला भूल गए है ना, मुझे पता है कि यार इसका यूज करके हम उस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी आपने पढ़ा है ना, dy/dx। अब क्या होगा, आप एक वर्डिंग सुनोगे डेबा डेबा। ठीक है ना, dd तो आपने पढ़ा है, अब डेबा डेबा आएगा है ना, कुछ नया थोड़ा इंटरेस्टिंग, यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, अच्छा आपने बहुत जगह पे ये होमोजीनियस वर्डिंग सुना है। ठीक है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दो वर्डिंग यूज होती है। होमोजीनियस का मतलब सिंपल है ना, सेम, कोई भी चीज़ जब सेम हो। अब मैथ में सेम क्या होगा, ऑर्डर सेम हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे होमोजीनियस लगेगा। ठीक है, इसके बाद चलो ये आते हैं, थर्ड यूनिट खत्म। अब आप तुरंत पहुंच गए यूनिट नंबर 4 पे, सबसे सिंपल सबसे छोटी यूनिट, लास्ट में इसीलिए दिया गया है। डिफरेंशियल यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। क्या क्या पढ़ोगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये टेंजेंट नॉर्मल पूरा नहीं है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है कि अरे सर टेंजेंट नॉर्मल इंटर में पढ़ते थे, समझ में ही नहीं आता था। ठीक है, वो वाला नहीं है। ठीक है, इस टेंजेंट नॉर्मल में केवल एक टाइप का क्वेश्चन आता है, केवल एक टाइप आपको पढ़नी है। वो एक टाइप अगर आप पढ़ लो, आप किसी भी प्रीवियस ईयर उठा के देखना है ना, केवल एक टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, वो एक टाइप आप तैयार कर लो, आपका पूरा टेंजेंट नॉर्मल खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो सिलेबस क्या है ये सबको पता है ना, कितना लेंदी है, कहाँ से पढ़ना ये सबको पता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या क्या आपके प्रीवियस ईयर में आ रहा है, क्या क्या कवर कर रहा है, कहाँ से मार्क्स ज़्यादा उठेंगे, इसके लिए आपको ज़रूरत होती है मेंटर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि ये सिलेबस आप पढ़ो टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है, आप पूरा बुक उठा के पढ़ोगे, अपने से पढ़ोगे तो है ना, कोई टॉपिक है कोई टॉपिक नहीं है। बीएससी में ज़्यादातर ऐसा होगा कि आपने जो बुक ली है ना, उसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जैसे बहुत एक फेमस बुक है ना, एमडेरा सिंघानिया, उसकी बुक उठा के आप देखोगे है ना, पढ़ोगे तो एक एक टॉपिक को 3-3 4-4 फॉर्म से सॉल्व किया है। वो 3-3 4-4 फॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है ना, उसमें से कोई एक फॉर्म है आपके सिलेबस में जिससे आपको क्वेश्चन लगाने हैं। उसी तरह जैसे टेंजेंट नॉर्मल है, एजिम्प्टोट्स है, इन सबको सॉल्व करने के क्वेश्चन मैथ है ना, मैथ में आप एक चीज़ को 10 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। किस तरीके से सॉल्व करोगे तो वो सबसे सिंपल फॉर्म में सॉल्व होगा, और सिंपल भी हो और उसके मार्क्स भी आपको मिले। अब ऐसा थोड़ी ना कि हम एकदम शॉर्टकट मेथड लगा दें, उसका डिस्क्रिप्टिव में हमें मार्क्स ही नहीं मिला। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे आप जब ऑड सेमेस्टर में हो तो आपका क्या हो रहा है, सब्जेक्टिव हो रहा है, इवन में हो तो ऑब्जेक्टिव हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पूरा डिस्क्राइब करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों मेथड में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद एजिम्प्टोट्स, बहुत सिंपल चीज़ है। कर्वेचर, ठीक है, कर्वेचर थोड़ा सा बता दूं क्या होता है। अच्छा आपको ये पता होगा कि दो स्ट्रेट लाइन कट की तो वहाँ पे क्या करा, कोई ना कोई एंगल बना। ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, चाहे वो 90 होगा, चाहे 60 होगा, चाहे 30 होगा, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन कट कर दी, कैसे भी कट करे, ऐसे गई है ना, सपोज करो ये ऐसे गई। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करा, एंगल फॉर्म हो रहा है। कर्वेचर क्या हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे ये वॉश लगाई हुई है, अब यहाँ पे ये बैंड जहाँ जहाँ घूमा है ना, ये यहाँ पे नहीं समझा है, तो सपोज करो मैंने ऐसे कर दिया, तो ये जहाँ जहाँ जिस इन सब पॉइंट पे ये क्या हुआ है, बैंड हुआ है। तो जिस पॉइंट पे वो बैंड हुआ है ना, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कर्वेचर फॉर्म होता है ना, जहाँ पे बैंडिंग हो रही है उसकी। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद सिंपल है, आप क्या करोगे, इन्वेलप इवोल्यूट। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। टेट्स ऑफ कॉन्केविटी और कॉन्वेक्टिविटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये सब ऐसे टॉपिक है ना कि आप 2-2 3-3 लेक्चर में इन सब टॉपिक को ख़त्म कर सकते हो। और ऐसा नहीं है 2-3 लेक्चर में ख़त्म करोगे तो वो टॉपिक नहीं समझ में आएगा आपको, है ना, ये अच्छा नहीं लगेगा।
इससे क्वेश्चन ही बहुत लिमिटेड आते हैं। बहुत लिमिटेड मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर उठा करके देखा तो एक ही दो टाइप होती है जिससे वहाँ से क्वेश्चन जनरेट होते हैं और आज तक वहीं से जनरेट होते आए हैं। ठीक है, तो वो फिक्स है कि वही आप टॉपिक पढ़ोगे, उसी टाइप को पढ़ोगे, उसी टाइप से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल पॉइंट, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व एंड ट्रेसिंग ऑफ पैरामेट्रिक कर्व। ट्रेसिंग में दोनों है, देखो यहाँ पे कार्टेशियन भी दिया है, पोलर भी दिया है, पैरामेट्रिक भी है। ठीक है, तो ट्रेसिंग ऑफ कर्व में तीनों फॉर्म है, आप चाहे पैरामेट्रिक से करो है ना, चाहे पोलर से करो, चाहे कार्टेशियन से करो। एक क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा लेंदी हो जाता है ना, ये ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन या 1-2 है ना आवर का टॉपिक, 1-2 क्लास का, ऐसा नहीं है। इस टॉपिक में, इस पूरे यूनिट में अगर मैं बात करूं कि सबसे लेंदी टॉपिक सर कौन सा है, तो ये ट्रेसिंग ऑफ कर्व। इसमें जितने भी फॉर्म है, चाहे पैरामेट्रिक, चाहे कार्टेशियन, चाहे पोलर, थोड़ा लेंदी जाता है, थोड़े ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आपको बस इस एक टॉपिक पे मेहनत करना है इस पूरी यूनिट में। बाकी ये पूरी आधे से ज़्यादा यूनिट आप 4 से 5 क्लास में ख़त्म कर सकते हो विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई डिफरेंशियल की। अब इंटीग्रल के लिए प्रवीण सर आपको एक्सप्लेन करेंगे है ना, और प्रवीण सर के पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है ना, वो किसी भी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर करते हैं। चलिए, तो वेलकम करता हूँ सर। तो जैसा कि दोस्तों आपको डिफरेंशियल कैलकुलस जो कि पार्ट ए है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का, जय सर ने क्या खूब तरीके से आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में, जिसमें एक एक टॉपिक को उन्होंने अच्छे से सिलेबस डिस्कशन में कितने अच्छे तरीके से इन्होंने आपको, मैंने देखा जैसे कि कुछ टॉपिक्स को इन्होंने कि जैसे सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस के बाद सब सीक्वेंस हो गया, कैसे इन्होंने अच्छे तरीके से सिलेबस डिस्कशन की वीडियो में ही आपको समझाया है। तो बात करते हैं दूसरा टॉपिक जो हमारे पास पार्ट बी है। जैसा कि बच्चों आप लोग 12th पास आउट करके आ रहे हैं, तो 12th पास आउट के बाद आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस इतना टफ नहीं दे दिया जाएगा कि आप उसको पढ़ ही ना पाएं। तो वो सिलेबस इतने रिगार्डेड होते हैं, इतने अच्छे सिलेबस होते हैं, मतलब इतने लेवल से बेस्ड किए गए होते हैं कि 12th पास आउट बच्चा जो होगा, जैसा कि सर ने बताया, टेंजेंट नॉर्मल हो गया, लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, सारी चीजें आप 12th में पढ़ते हैं। तो 12th में पढ़ी हुई चीजों को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको बीएससी के सिलेबस में दिया जाता है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस होता है। तो देखते हैं जो दूसरा हमारा दिया गया है इंटीग्रल कैलकुलस। ये इंटीग्रल कैलकुलस हमारा कैसा है, इसमें कौन कौन सी टॉपिक हमें पढ़नी है। तो 1 से लेकर जो 4 तक की यूनिट थी, 1 से लेकर 4 तक की यूनिट वो आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में जय सर पढ़ाएंगे, और पार्ट बी जो हमारा स्टार्ट होगा वो हमारा यूनिट 5 से स्टार्ट होगा। तो इंटीग्रल कैलकुलस जो टॉपिक स्टार्ट होती है वो सबसे पहले स्टार्ट होती है डिफिनिट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ सम। ठीक, डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। ठीक, आपने पहले क्या किया हुआ है कि लिमिट रखने के साथ डायरेक्टली मैं आपको डिफरेंशिएशन दूं कि हाँ 0 to 1 लिखा हुआ है, x² dx लिखा हुआ है, इस चीज को आप नॉर्मली सॉल्व करना जानते हैं। आपको ये चीजें कैसे लिमिट लगाने के बाद सॉल्व करके दिखाई जाएंगी, इसी की वैल्यू मैं लिमिट के थ्रू आपको निकाल के दिखाऊंगा। वो चीजें आपको नॉर्मल तरीके से इस पहले वाले में सिखाई जाएंगी। एक बिल्कुल नई चीज जो आपको देखने मिल सकती है वो मिलेगी आपको रिमान इंटीग्रेशन में। ठीक है, रिमान इंटीग्रल आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक होगा, लेकिन नया टॉपिक होने के साथ साथ बेहद ईजी टॉपिक भी है। ठीक है, एक नए तरीके के इंटीग्रेशन, एक नया फंक्शन हम उठाएंगे, उस फंक्शन को हम लोग रिमान इंटीग्रेबल दिखाते हैं। रिमान एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपने कुछ तरीके बनाए इस मैथमेटिक्स में, इनके बेस्ड पे जो इंटीग्रेशन बेस्ड रहा वो रिमान इंटीग्रल के नाम से जाना जाता है। तो किसी भी फंक्शन को अगर आपको रिमान इंटीग्रेबल दिखाना है तो आपको रिमान इंटीग्रेबल दिखाने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ती हैं, जिसमें हम लोग लोअर रिमान सम, अपर रिमान सम के बारे में पढ़ते हैं। वो सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको रिमान इंटीग्रल के वीडियोस में प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक का मतलब होता है लगातार कोई भी चीज बढ़ रही है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, और लगातार घट रही है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। ठीक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में जैसे आपने डिफरेंशियल में रोले थ्योरम पढ़ा है, लैग्रांज थ्योरम पढ़ा है, ठीक है, तो वैसे ही आपको यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस का। ठीक, इंटीग्रल कैलकुलस का मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें लोग नॉर्मली लिमिट रखने वाली थ्योरम को ही प्रूव करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें आपको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन मिक्स में सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होते हैं वो इनवर्स प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो पहली वाली यूनिट होती है वो क्लियर होती है। जो दूसरी वाली यूनिट है, दूसरी वाली यूनिट में कुछ टेस्ट्स जो कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल के नाम से दूसरी यूनिट जानी जाती है। तो क्या दिया हुआ है हमें, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, देयर क्लासिफिकेशन एंड कन्वर्जेंस, देयर क्लासिफिकेशन एंड कन्वर्जेंस। अगला क्या है फिर, कंपैरिजन टेस्ट। हमारे पास जो भी इंटीग्रल्स होंगे उनको हम टेस्ट करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, म्यू टेस्ट लगाएंगे
ठीक है। कई ऐसे टेस्ट हैं जिनसे आप इंटीग्रेबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। एबल्स टेस्ट हो गया, डिरिचलेट टेस्ट हो गया, जितने भी नेमिंग वाले टेस्ट होते हैं जिनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए म्यू टेस्ट और एबल टेस्ट है, ठीक। म्यू टेस्ट और एबल टेस्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। क्वेश्चन टेस्ट एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे ईजी है इंटीग्रल कैलकुलस में, सबसे इजी और ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको देखते ही सबसे पहले करना चाहिए वो है बीटा एंड गामा फंक्शन से, ठीक है। बीटा एंड गामा फंक्शन से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। वैसे ही थ्योरम प्रूफ्स आपसे हर साल पूछे जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके हो सकता है एक दो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाले अलग कर दिए जाए, लेकिन जो थ्योरम प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल सेम वैसे ही आते हैं जो 1 साल 2 साल पहले यूनिवर्सिटीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी दूसरी वाली यूनिट भी सिंपल है, ठीक। तो आपको इंटीग्रल कैलकुलस में जो यूनिट दिखेगी वो डिफरेंशियल से काफी इजी होगी, ठीक है। वो पार्ट काफी इजी होगा, डिफरेंशियल में आपको अच्छी खासी मेहनत करने की जरूरत रहती है, ठीक है। जो थर्ड हमारा ये है, इसके लिए हमारा जो थर्ड वाला होगा 7th वाला यूनिट, इसमें आपको नई नई चीजें पढ़नी है। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक आर्क बनाया जाएगा, आर्क मतलब कोई भी एक चाप काटा जाएगा, उस चाप की कितनी लंबाई होगी, ठीक। यानी कि आर्क लेंथ निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग रेक्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। रेक्टिफिकेशन कहते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेसेस जनरेटेड बाय सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, जैसे आप किसी एक अंडे का शेप देखिए और इलिप्स का शेप देखिए। इलिप्स का शेप जो है और वो अंडे का जो शेप बनता है वो इलिप्सॉइड बनता है। अगर आप एक वायर को ऐसे सिंपली ऐसे मोड़ देते हैं तो वो इलिप्स का शेप है, लेकिन जब उसे आप दोनों एंड पे फिक्स कर दें और उसे घुमा दें तेजी से तो आपको अंडे का शेप का दिखेगा। इसका मतलब आपने उसे रिवॉल्यूट कर दिया, आपने घुमा दिया। घुमाने के बाद जो भी शेप बनेगा, जैसे आप क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लिया, प्लेट लिया, इसको अगर तेजी से घुमा दिया तो ये सॉलिड जनरेट हो जाएगा। क्या कर सकते हो आप, रेक्टेंगुलर एक पेपर है आपके पास, किसी भी एक एक्सिस के थ्रू अगर घुमा दोगे तो सिलेंडर जनरेट हो जाएगा। तो ये जनरेशन जो रिवॉल्यूशन के थ्रू हम करते हैं, तो जो भी हमारा शेप बनता है उसका हम वॉल्यूम और सरफेस निकालने का ट्राई करेंगे, ठीक है। इसमें आपको पापुस थ्योरम पढ़ना हुआ है। मल्टीपल इंटीग्रल में आपको क्या करना है, आपने अभी तक एक इंटीग्रेशन है, इंटर में आपने डबल इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ, उस चीजों को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया कि डबल इंटीग्रेशन आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पे आपको अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद डिरिचलेट थ्योरम क्या होता है, लिवलिस थ्योरम क्या होता है फॉर मल्टीपल इंटीग्रेशन, ठीक। अगर आपको मल्टीपल इंटीग्रल मिला हुआ है तो उसे अब यही बात कि आप यहां तक पढ़ रहे हैं, चीजें नई सीखेंगे। जैसा कि सर ने बताया कुछ ट्रिक्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आप देखते ही टेस्ट वगैरह के क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो वैसे ही डिरिचलेट टेस्ट जो होते हैं, लिवलिस थ्योरम जो होता है, ये सभी मल्टीपल इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं। इनका यूज करके आप बड़े इंटीग्रल्स को आसानी से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड यूनिट है। और सबसे जो इजीएस्ट यूनिट आपके लिए होने वाली है वो रीमान इंटीग्रल में सबसे लास्ट में जो आपके लिए इंटीग्रल कैलकुलस का लास्ट यूनिट है, 8th यूनिट, उसमें होने वाला है जिसे हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। ये यूनिट ऐसी होने वाली है जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंटीग्रल की लास्ट यूनिट तो है ही, साथ ही साथ ये वाली यूनिट आपको फिजिक्स में, मैथमेटिकल फिजिक्स में काम आने वाली है, क्योंकि जो मैथमेटिकल फिजिक्स होता है उसमें भी हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो पार्ट ए पढ़ते हैं वो मैथमेटिकल फिजिक्स है, ठीक है। उसमें भी आपको एक यूनिट वेक्टर डिफरेंशिएशन से देखने मिल जाएगी। तो जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट कवर होता है सेम वैसा ही पार्ट आपको मैथमेटिकल फिजिक्स बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन करते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म मान लो जनरली एक वेक्टर आर लिखा हुआ है तो क्या होगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप, ठीक है। अब वेक्टर को डिफरेंशिएट कैसे किया है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, डी आर बाई डी टी। ये कोफिशिएंट वाइज डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी ऑफ आई कैप, ठीक। अगर वाई को करते हो तो डी वाई बाई डी टी ऑफ आई कैप, हाँ जे कैप, एंड लास्ट डी जेड बाई डी टी ऑफ के कैप, ठीक। तो ये प्रोसेस होता है डिफरेंशिएट करने का। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस आपको पढ़ना है। आपको नई चीजें जो पढ़नी होंगी उसमें पढ़ना हो, ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है एंड कर्ल क्या होता है, ठीक है। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल पढ़ना है, ठीक है। नॉर्मल चीजें हैं। वेक्टर डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर होगा इसमें 2 पार्ट है, वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन है। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन में जो चीजें चलेंगी वो वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल डिफरेंशिएशन वाली चलती हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल ऑन सरफेस क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा। नॉर्मल आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कर्ल निकालने दिया जाएगा, और डाइवर्जेंस, और इस पे जो क्वेश्चन आता है वो पूछता है कौन सा वेक्टर हमारा सोलेनॉइडल बनता है, कौन सा वेक्टर हमारा इरोटेशनल बनता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाइवर्जेंस और कर्ल से नॉर्मली अब निकालने वाले क्वेश्चन तो नहीं आते, वो 1 नंबर या 2 नंबर में किसी भी फोर्स को देके उसका डाइवर्जेंस या कर्ल आपसे पूछ सकता है, या फिर क्वेश्चन को अब थोड़े से मॉडिफाई लेवल पूछना हो तो कोई भी फोर्स आपको दिया हो पूछ सकता है क्या ये फोर्स हमारा सोलेनॉइडल बनेगा या इरोटेशनल बनेगा। तो आपको डाइवर्जेंस एंड कर्ल में जो प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी वो आपको इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ऐसा डेरिवेटिव जिसके पास डायरेक्शन हो, बस आपको चीजें ऐसे तोड़ के याद करनी है कि हमें डेरिवेटिव उस तरीके से निकालना है कि उसके पास डायरेक्शन हो।
तो हम डेरिवेटिव निकालेंगे और डायरेक्शन निकालने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको जैसा पता हो कि यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होता है, वो डायरेक्शन बताने का काम करता है। तो ऐसा डेरिवेटिव निकाला जाए जिसमें डायरेक्शन उसके साथ हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। यहाँ तक चीजें आपकी डिफरेंशिएशन में खत्म होती हैं, जो वेक्टर डिफरेंशिएशन में खत्म होंगी। फिर उसके बाद वेक्टर इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा कि इंटीग्रेट कैसे किया जाए, वेक्टर्स को इंटीग्रेट कैसे किया जाए। और सेम उसी प्रोसेस पे जो आपसे कई बार से क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ग्रीन, गॉस और स्टोक्स थ्योरम है। ठीक है, ये 3 थ्योरम्स जो आपसे लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इनके बेसिस पे कभी कभी 1-2 न्यूमेरिकल ऐसे ही थ्योरम को प्रूफ करने के लिए भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, और उससे रिलेटेड क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने बताया कि गॉस, ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम जैसे इंपॉर्टेंट हैं, उनसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी एग्जाम में इन्हीं थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ तक आपका जो ये पार्ट है वो इंटीग्रल कैलकुलस का है। तो मैंने और जय सर ने आपको क्या बताया कि डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस में क्या पार्ट है, क्या तरीके से आपको टॉपिक कवर करनी है। ठीक, एक बार मैं फिर से जय सर को बुलाऊंगा और चीज़ों को हम लोग, अब वीडियो धीरे धीरे एंड होने वाले है कि सिलेबस डिस्कशन पूरा हो चुका है, तो हम लोग लास्ट में कुछ चीज़ें जो आपके लिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती हैं वो चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। सर, बच्चों के साइड से मेरा कुछ डाउट है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि बच्चों को ये पहले तो बताइए, ये कोर्स, ये कंटेंट मिलेगा कहाँ पे? ये जैसे कोर्सेज हमारे जो अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए, हमने इससे पहले भी अथर 1.0 चलाया हुआ है। ठीक है, अथर 1.0 के बैच में सारे कोर्सेज अच्छे से चले, पूरा कोर्स कवर हुआ, बच्चों का अच्छा रिस्पांस रहा। उसके बिहाफ पे हमने अथर 2.0 बैच लॉन्च किया हुआ है। इस अथर 2.0 बैच में आपको सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की जो कोर्सेज मिल रहे हैं वो काफी कम कॉस्ट में मिल रहे हैं। और जो हमारा ये ऐप है लेट्स स्टडी इंडिया का, ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इस ऐप में आपको ढेर सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी होने वाले हैं। तो ये लेट्स स्टडी इंडिया का ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सर, कोर्स की प्राइस क्या रहने वाली है? कोर्स की, और आई थिंक ये आपने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था ये। तो ये अगर जिसको, मान लीजिए जिस बच्चे को ये लेना है ना, और उसको ये प्राइस ज़्यादा लग रही है भाई 2699, अगर आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो सर बताएं उसका सोल्यूशन क्या है, कैसे परचेज किया जाए कि इस प्राइस में भी? ओरिजिनल प्राइस तो 7,000 थी, डिस्काउंट किया गया लेट्स स्टडी इंडिया ने, है ना, ये हो गई। अब इसमें भी मुझे डिस्काउंट चाहिए, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँ? जैसे 2699 जो फीस दी गई है, आप अगर कोई भी कोर्स परचेस करते हैं या आप बच्चे जैसा कि नॉर्मली बीएससी के लिए ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो वो ऑफलाइन कोचिंग जो होती है, वो ऑफलाइन कोचिंग में क्या लगभग आपका 4,000, 5,000, 6,000 फीस लगती है, और वो भी पूरे 3 से 4 महीने के लिए ही होती है, जिसमें किसी भी तरीके के पीडीएफ वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये 2699 में आपको डिटेल्ड, मतलब कि जब भी आप बोले तो जितने भी आपके डाउट्स हों, और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से हमेशा अवेलेबिलिटी होगी। किसी भी स्टूडेंट को अगर इंडिविजुअल कोई डाउट होता है तो वो भी उसमें क्या कर सकता है, उसको सॉल्व कर सकता है। जो भी नोट्स वगैरह होंगे, पीडीएफ्स वगैरह होंगे, डाउट होंगे, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, उनको इंडिविजुअली सॉल्व किया जाता है। अगर आपको ये फीस 2699 ज़्यादा लग रही है या आप इस पे और भी ज़्यादा डिस्काउंट पाना चाहते हैं, तो आप टीचर्स का कूपन कोड होता है, आप उसे ज्वाइन करके 10 to 20% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा पा सकते हैं, जिसमें आपकी फीस लगभग 500 या 700 के आसपास और फीस कम हो जाती है। ठीक है सर, ये इसका सोल्यूशन है। सर, एक कोड बताइए ना यहाँ पे, और जिसको लिख करके बच्चे डिस्काउंट पाए। जैसे मैं अगर बैच परचेस करता हूँ तो जय सर की क्लास में डिफरेंशियल कैलकुलस बच्चे पढ़ रहे हैं, जय सर की क्लास काफी अच्छी लग रही है, इन्होंने बैच ज्वाइन करना चाहा और कह रहे सर फीस थोड़ी कम कर दीजिए। तो फीस कम करने के लिए यहाँ एक सेक्शन होता है कूपन कोड का। ठीक है, कूपन कोड में क्या होता है, कूपन कोड में होता है कि बस नेम जय सर का लिखा होगा JAY। ठीक, अगर आप ये एंटर करके बैच परचेस करते हैं तो आपको 20% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये 20% के बाद आपकी फीस लगभग 2000 के आसपास हो जाएगी, और 2000 में आपको इतनी सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो बेटा क्या करना है, याद रखना, कूपन कोड जय यूज करना है। ओके, और उसके बाद अच्छा ये बताइए, ये जो इसमें प्रीवियस ईयर पेपर बच्चों को मिलेगा? जैसे मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का स्टूडेंट हूँ, है ना, फर्स्ट सेम का, है ना, तो मुझे कितने साल का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा और क्या सॉल्यूशन भी मिलेगा उसका? जैसे देखिए, हमारे बैच के फीचर्स में सबसे पहले लिखा हुआ कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी चैप्टर आपको फिनिश कराए जाएंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले ही आपको बता दिए जाएंगे। और जैसा कि सर ने पूछा कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, तो बिल्कुल 2 से 3 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उनको सोल्यूशन के साथ आपको क्लास में ही कराया जाएगा, और इसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको टेलीग्राम लिंक पे या इस कोर्स में भी, जैसा कि आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसके फ्री मटेरियल के सेक्शन में आपको इसके पेपर्स जो होंगे वो 2 से 3 साल के पेपर्स विद डिटेल्ड सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।
अच्छा, मैं आपका कोर्स परचेज कर लेता हूँ, मुझे ये सब मिल गया, प्रीवियस ईयर पेपर मिल गया, ई बुक मिल गया, मॉडल पेपर मिल लिया, मैंने ये लेक्चर्स भी ले लिए, मुझे क्या अलग से कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत है? मैं टीचर के पास या किसी मेरे इस कॉलेज में चल रही है कोई भी किसी पब्लिकेशन की बुक, क्या मुझे ज़रूरत पड़ेगी उस बुक को परचेज करने की? क्या उस बुक का PDFs वगैरह है ना, या हमारे जो ई नोट्स हैं वो इतने अच्छे होंगे कि मुझे बुक की ज़रूरत ही ना पड़े? जैसा कि सर देखिए, हम लोगों ने जो कंटेंट तैयार किया हुआ ये काफ़ी भुनाया हुआ कंटेंट है, हम लोगों ने काफ़ी इस पर मेहनत की हुई है, हम लोगों ने ऑलरेडी 3 से 4 साल के पेपर का अच्छा खासा एनालिसिस हम लोगों ने किया हुआ है। तो इस बात से बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है कि जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे आउट ऑफ द बॉक्स चले जाएंगे या किसी भी अलग तरीके के कंटेंट से हमें जाके पढ़ना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जितने भी ई बुक्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो सारे ही बुक्स से ज़्यादा बेहतर होंगे। आपको और कहीं से अलग तरीके से पढ़ाई नहीं करनी, बस इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है, कोर्स परचेस करिए और डेली आप क्लास देखते रहिए और तैयारी को अच्छे से करते रहिए। बाकी किसी भी तरीके की बुक्स की आपको जरूरत नहीं है। ई बुक्स जितने भी PDFs वगैरह मिल रहे हैं, वेब नोट्स मिल रहे हैं, वो आपको इतने सफिशिएंट हैं कि उतने के लिए आपको किसी बुक्स वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सर, आई थिंक मेरे इतने ही डाउट थे आपके साइड से। आपके कोई भी डाउट हो, हेल्पलाइन नंबर है 7376608660, इस पे आप एनी टाइम 24/7 यार आप कॉल करो, आपके पूरे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन किया, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अथर्व 2.0 बैच की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। अथर्व 1.0 की सफलता के बाद हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस बैच में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपने बच्चों का एक अच्छा खासा रिजल्ट निकाल के लाएंगे। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस बैच का बढ़िया अच्छा खासा लाभ उठा पाएंगे। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए और जितनी भी क्लासेज आप देख पा रहे हैं उन सब का एक डिटेल्ड नोट्स आप अपने साथ बनाते चलिए, क्योंकि एंड टाइम पे, परीक्षा के टाइम पे हम जब रिवीजन कराएंगे तो आपसे उन्हीं नोट्स की डिमांड हम करेंगे। जो क्वेश्चन हम बताएंगे उस टाइम वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले होंगे, जैसा कि लिखा गया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसके लिए आप भी बिल्कुल तरीके से तैयार रहिए। तो मिलते हैं अपनी क्लासेस में, टिल देन टेक केयर।